हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर आज आप लोगों के लिए प्रयास टेस्ट सीरीज में जो मैंने इस संडे को यानी कि 23 नवंबर को टेस्ट लिया था उसका सॉल्यूशन लेके आया हूं। ठीक है, तो आप लोग ने जो टेस्ट में गलतियां हुई हैं या जो भी प्रॉब्लम आई है वो आप इससे रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को प्रयास टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट 2 लिया था उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो मैंने इस टेस्ट में जैसे पिछले टेस्ट के तरीके से टोटल 19 क्वेश्चन डाले थे। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए पे आते हैं, टेस्ट 2 सेक्शन ए। इसके अंदर मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे, 10 के 10 एमसीक्यू थे। आप लोग देखें कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे। ये पहला एमसीक्यू नंबर 1 था बच्चों, आप लोग इसे देखें बड़े ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या लिखा है सुनो। अ वर्ड फ्लाई थ्रू अ डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन गिवन बाय द वेक्टर दिस। ठीक है, एक वर्ड है वो इस स्ट्रेट लाइन a word fly through a distance in a straight line given by vector this, or a man standing beside a straight metro rail track given by this। तो जो वर्ड है ना वो तो बच्चों इस वेक्टर के अलोंग फ्लाई कर रही है, और एक आदमी है वो एक मेट्रो रेल ट्रैक है जो इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है उस पे खड़ा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है द प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ इट्स फ्लाई ऑन द मेट्रो ट्रैक। तो जो वर्ड उड़ रही है ना उसकी क्या प्रोजेक्टेड लेंथ होगी ऑन द मेट्रो ट्रैक पर। तो देखो सबसे पहले चीज हम लोग जो मेट्रो ट्रैक की इक्वेशन दी हुई है वो देखो क्या दी है। इक्वेशन ऑफ मेट्रो ट्रैक, इक्वेशन ऑफ मेट्रो ट्रैक। तो बच्चों मेट्रो ट्रैक की इक्वेशन हमको ये गिवन है, वेक्टर आर इक्वल टू 3 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस का 2 लैम्डा माइनस 1 जे कैप प्लस का 3 लैम्डा के कैप। देखें ये बच्चों जो मेट्रो रेल की दी है उसकी इक्वेशन दी हुई है, जो उसकी पटरी है उसकी इक्वेशन दी है ये। तो आप लोग देख रहे होंगे ये जो इक्वेशन है इस समय स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो 3 का आई से करना, तो 3 आई कैप हो गया, जे का -1 से करो तो माइनस का जे कैप हो गया, ये आ गया, प्लस लैम्डा बाहर कर लेना तो यहां आ जाएगा आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। तो ये जो मैंने ऊपर इक्वेशन दी थी उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ऐसे ले आया। अब प्रोजेक्टेड लेंथ हमें मेट्रो ट्रैक फाइंड करनी है। देखो प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ वर्ड फ्लाइट ऑन द मेट्रो ट्रैक, तो एक्चुअलिटी में ये जो प्रोजेक्टेड लेंथ होगी वो इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन होगा। ठीक है ना, तो प्रोजेक्टेड लेंथ समझना बच्चा, मतलब उन्होंने क्या करा है इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। जो वर्ड फ्लाई हो रही है वो इस वेक्टर के अलोंग हो रही है और इस वाली लाइन पर उन्होंने उसका प्रोजेक्शन पूछा है। अब कोई कहे इस वेक्टर का इस लाइन पर प्रोजेक्शन निकालो या इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालो, तो बात एक ही है। तो आप प्रोजेक्शन निकालने के लिए, आप प्रोजेक्टेड लेंथ निकालने के लिए आप इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकाल देना। तो प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला तुमको आता ही अच्छी तरीके से। ये वाला जो वेक्टर है इसे हम लोग वेक्टर ए मान लेंगे और ये वाला जो वेक्टर है ये वेक्टर बी हो जाएगा। तो एक तरीके से हमें बच्चों वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन निकालना है। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो जरा ए डॉट बी निकाल लो। आई डॉट का आई से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 जे डॉट का 2 जे डॉट से करेंगे तो 4 आ जाएगा,
इसका इससे करेंगे तो 3 आ जाएगा, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकाल लेना, 1 + 4 + 9, तो ये हो गया 8 और 3, 4 और 3 7 और 1 8, और यहां पे आ जाएगा 9 और 1 10 √14 यूनिट। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही आ रहा है, तो बेटा सी ऑप्शन ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। बोलो समझ आया कि दोबारा से एक्सप्लेन करूं? देख लो बेटा ध्यान से, मतलब ये थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया था। हम लोगों ने ये तो बहुत पढ़ा था कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन निकालो, वेक्टर बी का वेक्टर सी पे प्रोजेक्शन निकालो। इस बार उन्होंने थोड़ा सा इस टाइप से पेश किया, जो वर्ड थी वो तो इस वेक्टर के अलोंग फ्लाई कर रही थी, तो उसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे पूछा था, तो लाइन पर पूछ लो, या फिर इस जो ये वेक्टर बी है ये भी तो इस लाइन के अलोंग होगा, पैरेलल होगा, तो इस वेक्टर पे निकाल लो, तो एक ही बात है। तो हमने क्या करा, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे निकाल लिया, एंड दिस इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू नंबर 2 था, इसमें यह लिखा था द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द वाई एक्सिस। बच्चों हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से फाइंड करना है। ठीक है, इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से फाइंड करना है। तो तुम लोगों को मैंने याद कराया था, या नहीं मालूम है तो ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट का 3D में अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, जेड एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो उसका कंसेप्ट क्या होता है, सुन लो ध्यान से। जैसे मान लो कि एक पॉइंट आपको गिवन है A, B, C, ये पॉइंट है। अब आपको इसका डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम एक्स एक्सिस। कहां से बच्चों? फ्रॉम एक्स एक्सिस। या फिर आपको इसका डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। या फिर आपको इसका डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम जेड एक्सिस। तो बेटा मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूं, ध्यान देना, मेरा उद्देश्य सिर्फ सवाल करना नहीं है। ये देखे, तो अगर हमें इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालना है तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में बच्चों क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हमें वाई एक्सिस से निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जेड एक्सिस से निकालना है तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद कर लेना, ये देखो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस आपको अगर एक्स एक्सिस से फाइंड करना है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, अंडर रूट में बी स्क्वायर सी स्क्वायर। वाई एक्सिस से फाइंड करना है तो वाई कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, जेड एक्सिस से फाइंड करना है तो जेड कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। तो अब मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से फाइंड करना था बच्चों? वाई एक्सिस से। तो यहां पे आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो मिलके हो गया बच्चों अंडर रूट 34 यूनिट्स, एंड दिस इज आंसर। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर आपका सी ऑप्शन ठीक हो गया, एंड दिस इज आंसर। आ गया समझ में? तो आपको किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा आता है एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 मैंने बच्चों ये प्रोबेबिलिटी का दिया हुआ है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखें। 2 इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी। इवेंट्स कैसी हैं? इंडिपेंडेंट। 2 इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.5। तो वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज बच्चों, आंसर तो मैं 2 मिनट में दे सकता हूं, पर मैं आपको सारी बातें समझा के चल रहा हूं। 2 है इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें क्या दी हुई है, देखो आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है हमको 0.5। तो तुम लोग जानते हो ना, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट होती है तो कौन सी इवेंट पहले हो रही है और कौन सी इवेंट बाद में हो रही है इसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे यहां पर सी ऑप्शन देखो, यहां लिखा है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, मतलब बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी, और इंडिपेंडेंट है तो ए की प्रोबेबिलिटी एक ही बात होती है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। और अगर आप लोग इस वाले ऑप्शन को देखेंगे तो ए के होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगी,
ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए के बाद होने की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर ही होगी। तो नाउ वी कैन से ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए क्या होगी, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये वाला स्टेटमेंट बच्चों इनकरेक्ट है, दिस इज इनकरेक्ट। बाकी वैसे मैंने ये दिखाया नहीं है, लेकिन आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलो क्या होता है, तो सर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है हमको, देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 0.5, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, एंड दिस इज आंसर। ये आ गया देखो 0.3, ये भी करेक्ट है। ऐसी बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है बताओ इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होती है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। तो मैंने कहा भाई 1 तो ऐसी लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितनी है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार कितनी है 0.5, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी ठीक है। वैसे मैंने सारा दिखा दिया, लेकिन ऑब्वियसली मुझको दिख रहा था ये वाला ठीक है, तो इस टाइप से इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बच्चों हमने एलपीपी का क्वेश्चन दिया आप लोगों को, बड़े ध्यान से देखें क्या कह रहा है ये एलपीपी का क्वेश्चन। ये एक फेजिबल रीजन आप लोगों को इस डायग्राम में दिखाया गया है, और ये बच्चों हमको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, देखो दिस वन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो उन्होंने हमसे कहा है आप हमें जेड मैक्सिमम माइनस जेड मिनिमम की वैल्यू बताओ, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू माइनस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, इस फेजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट मार्क कर लिए। एक ये है बच्चों, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और इस वाली लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है। ये एक्स एक्सिस है, तो बच्चों इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, ये y एक्सिस है, इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0। सबसे पहले आप b पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। पहली इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो आप लोग बड़े ध्यान से डायग्राम में देखें तो b किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस लाइन और इस लाइन का। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों लाइन का सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो यहां पे आ गया आपका 4x प्लस का 2y इक्वल टू 10, और यहां पे आपका लिखा ही था x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो ये मैंने दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया बच्चों, ये कैंसिल, 4x में से x गया तो 3x, 10 में से 4 गया तो 6, x की वैल्यू 2 आ गई। अगर मैं x की वैल्यू बच्चों यहां पे 2 रखता हूं, देखो ध्यान से, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इस हिसाब से b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 2,1। ठीक, अब बात आती है a पॉइंट की। तो a पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है, देखो a पॉइंट x प्लस 2y इक्वल टू 4 और y एक्सिस का इंटरसेक्शन है। तो a पॉइंट के जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये पॉइंट y एक्सिस से ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इसमें x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप c पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो इसका बच्चों y की जगह 0 रख देना, तो x की वैल्यू 5/2 आ जाएगी और ये तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देखें, हमने ऑब्जेक्ट सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है बच्चों z इक्वल टू 2x प्लस 5y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसकी वैल्यू हर एक पॉइंट पे निकालेंगे। एक बार मैं z निकाल रहा हूं 0,2 पर, x की जगह 0 रख देना, 2 इंटू 0, 5 की जगह 2 रख देना,
तो बेटा 10 आ जाएगा। फिर आप निकालना z 0,0 पे, तो x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 रख देना, तो 0 आ जाएगा। फिर निकालेंगे हम z किस पर बच्चों, 5/2,0 पे, तो x की जगह हम 5/2 रख देंगे, x की जगह 5/2 रख देंगे, प्लस का 5, y की जगह 0 रख देंगे, तो 5 आ जाएगा। और लास्ट में हम z निकालेंगे 2,1 पे, तो x की जगह 2 और y की जगह 1 रख देंगे, तो आपका 9 आ जाएगा। ये मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल दी है। अब अगर आप लोग बड़े ध्यान से देखो, तो ये तो हमारी मैक्सिमम है और ये हमारी मिनिमम है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं z मैक्सिमम माइनस z मिनिमम कितना आ जाएगा बच्चों, 10 - 0 बराबर 10, एंड दिस इज आंसर। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन सी आपका ठीक हो गया, एंड दिस इज आंसर। ठीक है, ऐसे एलपीपी के क्वेश्चंस इसमें पूछा गया है। मैंने तो बहुत डिटेल में आराम से समझाया है, लेकिन आप बड़ी आसानी से इसको इजीली ऑब्जर्व करके भी कर सकते हो। आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 5 आता है बच्चों। ये एमसीक्यू हमने रिलेशन का दिया है। इसमें एक सेट दिया है 1 2 3 से लेके 100 तक। आर एक रिलेशन है, तो जो रिलेशन हमको दिया हुआ है बच्चों वो कुछ ऐसे दिया है, आर x, y such that x, y is a perfect square. X, y is a perfect square. Let a relation R be defined on a set A. इस वाले सेट पे बच्चों डिफाइन है, ठीक है। गिवन बाय दिस, तो द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 पूछी गई है, क्या होगी। जो ये रिलेशन आर है ना बच्चों, वो डिफाइन किया गया है सेट ए पर। इसका मतलब सेट ए से सेट ए में डिफाइन किया गया है ये रिलेशन। तो बच्चों जब ये रिलेशन सेट ए से सेट ए में डिफाइन किया गया है और वो कह रहा है कि x, y x y से रिलेट करेगा अगर x y एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। x y एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो आप लोग वो पूछ रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास बतानी है कि 2 किससे रिलेट होगा। तो बच्चों इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात आप देखें 2 रिलेट होगा 2 से, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसके बाद अगर आगे चलूं तो 2 रिलेट होगा किससे बच्चों, 8 से, क्योंकि 8 2 जा 16, समझना। 9 एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, पर 2 9 से रिलेट नहीं हो सकता। 2 क्योंकि कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट, एक इवन है और एक 2 के साथ में कोई भी लूंगा तो 9 तो नहीं आ सकता, समझ रहे हो ना आप लोग। तो इसलिए 8 आ जाएगा। उसके बाद अगर अगला नंबर देखें 25 हो नहीं सकता, 36 के बाद आपका 32 64 हो जाएगा। उसके बाद आपका 50 आ जाएगा। उसके बाद आपका 72 आ जाएगा और फिर 98 आ जाएगा, एंड दिस इज आंसर। तो ये बच्चों आपकी 2 की इक्विवेलेंस क्लास हो गई। ये सारे के सारे नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देंगे बच्चों। तो ये हमारे 2 की इक्विवेलेंस क्लास हो गई। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 आता है बच्चों। इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो वो ये कह रहा है इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ। तो तुम लोगों को तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन पता ही है। मेरे हिसाब से तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? सर ये होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं ऊपर कोई ऑप्शन नहीं देख रहा हूं, मेरे को जो याद है अभी तो मैं वो लिख रहा हूं y माइनस y1
y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, थोड़ा मेरा गला खराब है बच्चों आज। तो ये हो गया आपका। अब आप लोग देखें, पहला वाला ऑप्शन सर बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा, दूसरा मैच नहीं कर रहा, तीसरा देखें आप लोग यहां पर मैच कर रहा है, ये करा ये करा, ये गड़बड़ आ रहा है। देखो यहां y1 माइनस y2 आ रहा है, ये वाला सही हो गया। तो बच्चों इसका ऑप्शन डी सही हो गया, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस 1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। इसमें कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली ए एंड बी are 1/3 and 1/5 respectively. If both try to solve the question independently, the probability that the question will be solved. तो बच्चों में probability फाइंड करनी है, question will be solved। तो देखो यहां पर सीधी सी बात है, probability question will be solved। अब क्वेश्चन बेटा सॉल्व कब होगा? जब एटलीस्ट वन स्टूडेंट उसे कर लेगा। तो एक तरीके से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है, क्योंकि इवेंट इंडिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। 1 ऐसी लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार निकाल लो बेटा 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार निकाल लो 4/5। दोनों का प्रोडक्ट करना 1 माइनस 8 अपॉन 15 यानी कि 7 अपॉन 15 एंड दिस इज आंसर। तो इस हिसाब से बच्चों हमारा ऑप्शन ए ठीक हो गया, इसका 7 अपॉन 15। आशा करता हूं समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो ये बच्चों मैंने वेक्टर का क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या लिखा है सुनो, इफ अ वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि आपको अल्फा दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया है? अल्फा। तो अल्फा हमको दे दिया π/4 एक्स एक्सिस। ए वेक्टर मेक्स एंगल π/4 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बीटा भी बच्चों क्या हो गया? π/4। तो वो ये पूछ रहा है देन विच एंगल जेड गामा। गामा बच्चों में अननोन है। तो तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो यहां से मैं अल्फा की जगह π/4 रख दे रहा हूं। कॉस स्क्वायर π/4 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर π/4 कॉस स्क्वायर π/4 कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कॉस π/4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/√2। इसका स्क्वायर कर देना। कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2, इसका स्क्वायर कर देना। कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी बच्चों 1/2 हो जाएगा। ये हो गया कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो यहां से बच्चों कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 0, तो गामा की वैल्यू 90 डिग्री π/2 आ जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? दोबारा से बताऊं तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया सही। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है। ये हमने असर्शन रीजन का दिया था। असर्शन में लिखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इज अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन दिस। तो वो ये कह रहा है ये जो वेक्टर है ना वो इस लाइन के पैरेलल है। तो बच्चों मैं तुमको एक बात बता दूं कि अगर ये वेक्टर इस लाइन के पैरेलल होगा तो वो जो ये वाला वेक्टर होता है बी इसके प्रोपोर्शनल होता है या फिर सेम होता है। तो आप लोग देख सकते हो ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर अभी दोनों यहां पर सेम है। तो या तो बच्चों सेम होने चाहिए या इनके स्केलर कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं। तो इसका मतलब असर्शन हमारा ठीक है, दिस वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर दिस। रीजन में कहता है इन द वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन इज दिस। वो कह रहा है इस में जो वेक्टर इसके पैरेलल होगा वो ये होगा।
तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल होता है। तो रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि यही बात मैंने अभी तुमको बताई थी, या तो यही होता है या इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। assertion is right, reason is right, and reason is the correct explanation of assertion। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अगर हम लोग, तो ये बच्चों एक एक्स सेट दिया है और ये हमको एक रिलेशन दिया है। assertion में कह रहा है द रिलेशन P ऑन द सेट X इज ट्रांसिटिव रिलेशन। तो एक बार चेक कर लो क्या ये रिलेशन ट्रांसिटिव है कि नहीं है। तो यहां से अगर आप लोग देखोगे इसका, सबसे पहले आप देखें 4,2 बिलोंग्स टू R, 2,4 बिलोंग्स टू R, बट 4,4 not belongs to R, so P is not transitive, so P is not transitive, यानी कि असर्शन आपका क्या हो गया, फॉल्स। असर्शन हमारा बच्चों फॉल्स हो गया। रीजन पे आ जाओ, P इज अ सबसेट ऑफ दिस, मतलब अगर रिलेशन होना चाहिए ट्रांसिटिव तो वो उसका सबसेट होना चाहिए। तो रीजन ट्रू है बच्चों, रीजन ट्रू। ठीक है, तो यहां आप लोग देखें, मैंने सेक्शन ए के 10 एमसीक्यू का सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया है। आप लोग एक बार चेक कर लेना आपके कौन कौन से एमसीक्यू सही है और कौन कौन से एमसीक्यू गलत है। मैंने यहां प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन दिया है, एक बार याद से इस बेटा देख लेना ध्यान से और अपनी गलतियों को दूर कर लेना। ठीक है, तो सेक्शन ए का सॉल्यूशन मैंने आज आप लोगों को दिया है। अगले पार्ट में मैं सेक्शन बी, सेक्शन सी लेकर आऊंगा। तो जब तक के लिए आप लोग सेक्शन ए देखें। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं बच्चों। थैंक यू।